हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 11वीं की इतिहास का, जिसका नाम है जी लेखन कला और शहरी जीवन। और आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4, ये लास्ट पार्ट है। ओके, 1 to 3rd पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। और एक और बात यार, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो 746 बच्चे थे, अभी 755 बच्चे हो गए हैं। ठीक है, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, आपको पता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ओके, और जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं, और साथ ही में जो आपके नोट्स की पीडीएफ होती है, ठीक है, आपको पता है जैसे कि हमारी वेबसाइट है www.mainpointstudy.in करके, बट इस वेबसाइट पे नोट्स अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पता है आपको। तो इसलिए मैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल है ना, यहीं पे आपको नोट्स की पीडीएफ दे दूंगा, जैसे मैंने पहले भी करा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले भी ये देखो नोट्स की पीडीएफ वगैरह मैं सेंड कर देता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ओके, नाम देख लो इस टेलीग्राम चैनल का, मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स करके, और साथ ही में वेबसाइट भी चेक करते रहना। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, अभी तक फ्री है। और जब तक आपको मेरी वॉइस सुनाई देगी मेन पॉइंट स्टडी पर, तब तक फ्री रखेंगे। ठीक है जी, बस नंबर अच्छे लाना बस। ओके चलो। और बाकी हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग और भरत कुमार खोरवाल, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। अभी सोच रहे हैं कि नैनीताल वगैरह जाएंगे, तो यहाँ पर मैं व्लॉग वगैरह डालूंगा, तो आप देख सकते हो। वैसे मैं रात को जो है लाइव वगैरह भी आता हूँ यहाँ पर, तो कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, इस पर ऐसे वीडियो नहीं डालता, मैं बहुत कम डालता हूँ। बाकी मेन पॉइंट टेक का चैनल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है ये। ठीक है, बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे अर्न कैसे कर सकता है। जैसे कि ये देखो, मैंने अलग अलग बता रखा है कि आप एनिमेशन वीडियो बना के कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही में मैं बता दूं कि यहाँ पर आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, लैपटॉप से एनिमेशन कैसे वीडियो बना सकते हो, वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, यूट्यूब पर से कॉपी पेस्ट करके आप कैसे अर्न कर सकते हो। बस मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा फाइनेंशियल नॉलेज लो। आप देखोगे ना, इस चैनल का जो ये होता है ना, चैनल 8, वो भी यही है कि टाइम टू गेन सम फाइनेंशियल नॉलेज। मैं चाहता हूँ कि आप फाइनेंशियल नॉलेज लो, क्योंकि देखो यही टाइम है, 12th में आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो 11th में जो आप कर सकते हो ना फाइनेंशियल अर्निंग के लिए और थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए, यही है बस। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि आप 11th में ना, 12th में कदम रखने पे से पहले पूरे एक साल में सिर्फ 8,000 रुपये अर्न कर लो, सिर्फ और सिर्फ $100 अर्न कर लो। और बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, आप ऑनलाइन अर्न करना चाहो ना तो बहुत प्यार से कर सकते हो। ठीक है, और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो ये आपकी मर्जी है, बट इस चैनल का फ़ायदा उठाना है। मैं दोबारा से मैं जब बच्चा कोई मेरे को मैसेज करता है ना, सर मैंने वेबसाइट बनाई है, आज इतने व्यूज़ आए, इतने व्यूज़ आए, है ना, अर्निंग हो रही है धीरे धीरे, तो अच्छा लगता है। ठीक है चलो जी, अब हमारा 4th पार्ट है, लास्ट पार्ट है। बट जैसे मैं हर पार्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें भी पूछूंगा, और अगर आपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही दिया है तभी आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना। ठीक है, दोबारा से 3rd पार्ट देख कर आना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो मंदिर होते हैं उनकी बहुत महत्वता होती है, जो देवी देवता होते हैं उनकी बहुत महत्वता होती है। तो आप मेरे को ये बताओ कि हमारे मेसोपोटामिया के अंदर एक चंद्र देवता थे और एक प्रेम और युद्ध की देवी थी, उन दोनों के नाम बताने हैं, बस सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है चलो जी, आंसर दे दिया है तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। बेसिकली अब हम पशुचारक के बारे में पढ़ेंगे, वो लोग जो अपने जानवरों को चराते हैं। ठीक है जी चलो। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। अब आप बोलोगे सर चीटिंग कर रहे हो, अभी अभी आपने बोला कि सर पशुचारक के बारे में पढ़ाएंगे हम, और आप ये मारी शहर के बारे में पढ़ा रहे हो। अरे रुको रुको, मैं बताता हूँ मारी शहर के बारे में, मारी नगर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। बस ये याद रखना कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले ना, जो मारी नगर था, एक नगर था हमारे मेसोपोटामिया के अंदर, वो शाही राजधानी के रूप में फला फूला। ठीक है चलो। और मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरियों को चराने के काम में ही लाया जाता था। अब आपको समझ आ गया ना मारी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली मारी वो इलाका था जहां पर किसान भी रहते थे, पशुचारक भी रहते थे, बट आप कह सकते हो कि ज़्यादातर जो एरिया था हमारा मारी का, वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता था। कृषि भी होती थी बट कम होती थी। ठीक है, पशुचारकों को जब अनाज, धातु या औजारों आदि की ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करते थे, पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा, क्योंकि जो आपको पता है ना गाय वगैरह पालते थे ये, है ना, और भेड़ बकरियां पालते थे, तो उनका जो दूध होता था उनसे जो पनीर बनता था, उनका जो चमड़ा होता था, है ना, जो एनिमल की स्किन होती थी, मांस होता था, आदि के बदले चीज़ों का चीज़ें प्रदान करते थे, प्राप्त करते थे। मतलब वो धातु वगैरह चाहिए होते थे, उन्हें अनाज वगैरह चाहिए होता था, तो पशु देकर अनाज वगैरह ले लेते थे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी अभी बोला कि हमारा जो मारी था,
मारी के अंदर क्या था, किसान भी थे और पशुचारक भी थे, और इनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यही है कि किसान तथा गडरियों के बीच, गडरिया वही पशुचारक जो अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह चराते थे, है ना, उनके बीच में झगड़ा होने के कारण क्यों होती थी लड़ाई? देखो 3 वजह थी जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई होती थी। पहला रीजन, गडरिया कई बार भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर कर जाते थे, जिनसे फसल खराब हो जाती थी और किसान गुस्सा हो जाते थे। ये खेत है और यहाँ पर नदी है, हमारे पशुचारक यहाँ पर है, उनको अपने जानवरों को यहाँ पर ले जाना है, तो वो नहीं देखते थे खेत वगैरह, वो यहीं पर अपने जानवरों को ले जाते थे, और वो जानवर जाते थे, कुछ खाते थे फसल वगैरह, कुछ को पैरों से नष्ट कर देते थे, किसानों को गुस्सा आता था, इसलिए लड़ाई हो जाती थी। दूसरा रीजन क्या है, जो गडेरिये होते थे वो खाना बदोश होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो कई बार है ना किसानों के गाँव पे हमला कर देते थे और उनका जो इकट्ठा करा हुआ माल है, जो अनाज है, उसको लूट लेते थे, इसलिए जो किसान इनसे नफरत करते थे। और किसान भी कई बार क्या करते थे, पशुचारकों को मतलब पंगे लेने के लिए उनको अपने खेतों से जाने नहीं देते थे, पंगे लेने की क्या, फसल खराब ना हो इसके लिए वो अपने खेतों से जाने नहीं देते थे। तो इसलिए जो पशुचारक है वो भी बोलता था कि यार जाने दो ना, हम कुछ कर तो ना रहे, हमें रास्ता तो दो। तो किसान बोलता था नहीं भाई, रास्ता का है बात का, अपनी खेती थोड़ा ना खराब होने दूंगा। तो इसलिए इनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ठीक है जी, चलो। बट फिर भी आप अगर ओवरऑल देखो ना, तो मेसोपोटामिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेसोपोटामिया के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे? बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग बल्कि बाहर से आके मेसोपोटामिया के अंदर रहते थे। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, यायावार समूह, इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 या 6 में पढ़ोगे। यायावार समूह के लोग पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे और समृद्ध होने के बाद यहीं बस जाते थे, मतलब बाहर से आते थे, ठीक है, मरुस्थल वाले एरिया से आते थे, मेसोपोटामिया में बस मतलब रहने लग जाते थे। जब थोड़ा पैसा वगैरह उनको मिलता था ना, तो वो यहीं पर रहने लग जाते थे मेसोपोटामिया में। यानी इससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया में बाहर से भी लोग आते थे और वहीं पर रहा करते थे, मतलब अलग अलग समुदाय के लोग मेसोपोटामिया में रहा करते थे। ठीक है, बेसिकली आपको ये वाला जो ऊपर वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, इससे अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि मेसोपोटामिया के अंदर या मारी शहर के अंदर किसानों गडरियों के बीच में झगड़े क्यों होते थे। यहाँ एक क्वेश्चन, एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ मारी शहरी राजधानी के रूप में कब फला फूला? तो 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आते हैं जी नीचे। कुछ समूह के लोग जो बाहर से आकर बसते थे, उन्होंने अपना शासन भी स्थापित कर लिया। मतलब कुछ लोग जो थे, जो बाहर से आकर हमारे मेसोपोटामिया में बसते थे ना, वो तो अपना शासन यानी अपना राजा भी खड़ा कर देते थे कई बार तो। ठीक है, उदाहरण के लिए मारी का राजा, मैं आपको बता दूं, मारी का जो राजा था ना, है ना, वो उसी से रिलेटेड टॉपिक है, मारी नगर के राजा तथा समाज। तो मैं आपको बता दूं, जो मारी नगर का राजा था ना, वो एमोराइट समुदाय के थे। ठीक है, और एमोराइट एमोराइट समुदाय जो है ना, वो बाहर के थे, वो मेसोपोटामिया के मूल जो थे वो लोग नहीं थे, तो बाहर से आए थे। तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि मारी का जो राजा था वो एमोराइट था। इसका मतलब है कि बाहर से आके लोग बसते थे और अपना शासन भी स्थापित कर देते थे। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं कि जो एमोराइट समुदाय के लोग होते थे, उनकी पोशाकें जो होती थी मूल निवासियों से भिन्न होती थी, और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं को आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी के क्षेत्र के देवी देवता यानी डेगन है ना, मेसोपोटामिया के अंदर जो अच्छा ओके मैं समझाता हूँ। देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि बाहर से लोग आते थे ना, जो लोग बाहर से आते थे मेसोपोटामिया के अंदर बसते थे, वो ज़्यादातर गडरिये होते थे, अपने जानवरों के साथ आते थे, और उनके लिए जो बड़े जो मैदान होते थे ना, घासों वाले मैदान, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे और उनको कहा जाता था स्टेपी। तो इसलिए वो स्टेपी के देवता की पूजा करते थे, जिनका नाम था डेगन। तो इसमें यही बता रखा है कि जो मेसोपोटामिया के जो हमारे मारी के राजा है ना, एमोराइट और उनके समुदाय के लोग, वो मेसोपोटामिया के देवी देवताओं को तो मानते ही मानते थे, इन्नन्ना है ना, और हमारे जो उर थे उनको तो मानते थे, साथ में स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था उन्होंने। मतलब अपने भगवान की भी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे। अगर ऐसा ही सारी दुनिया ही ऐसी हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना, थोड़ी मार कटाई कम होगी, जो लोग लड़ते हैं वो थोड़ा कम होगा, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि मारी के राजा को हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। राज्य के अंदर विभिन्न चरवाहों के लोग पर कड़ी नजर रखी जाती थी। मतलब मैं आपको बता दूं, मारी के अंदर सिस्टम ये था कि राजा बेशक खुद बाहर से आया हो और उसे पता था कि यार बाहर से आने वाले लोग थोड़े से चतुर होते हैं, वो कभी कभार राजा भी बन जाता है, इसलिए उसे डर भी लगता था। इसलिए ना बाहर से जो भी लोग, जो भी चरवाहे या जो भी समुदाय के लोग आते थे ना, उन पर ये बिल्कुल पैनी नजर रखते थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, राजाओं तथा पदाधिकारियों के बीच में पत्र व्यवहार के में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया। मतलब हमारे मारी के राजा और जो पदाधिकारी होते थे, आप कह सकते हो सेना के लोग होते थे ना, उनके बीच में हमेशा जो हमें पट्टिकाएं मिली उससे पता चलता था, ये दोनों ना एक दूसरे को बताते रहते थे। जैसे राजा पूछता था
कि बताओ जी कौन कौन से बाहर से लोग आए हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो पदाधिकारी है वो उसमें पट्टिका में लिख कर देता था, और फिर जो राजा ऑर्डर देता था वो पट्टिका में, मतलब बेसिकली हमें ये भी पता चला है कि राजा है ना, बाहर से जो आके लोग रहते थे ना, जो चरवाहे वगैरह लोग थे जो आते थे यहाँ पर, उन पर बहुत तगड़ी नज़र रखता था, और बिल्कुल पदाधिकारी जो होते थे अपने सेना वगैरह के लोग, बोलता था कि कड़ी नज़र रखो इन पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कि मारी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। जो मारी था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी था, ठीक है। मैं एक बार है ना आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ मारी था कहाँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा विजुलाइज करना, ठीक है। ये आप देखोगे ना, ये हमारी फरात नदी है, जस्ट अ सेकंड, ये हमारी फरात नदी है और यहाँ पर है मारी, ठीक है जी। चलो, ये कृषि भूमि है, और मारी में तो आपको पता है वो हमारे स्टेपी के क्षेत्र भी थे, है ना, वो जो एरिया था उसको चारा चारा खाने के लिए भी जो है वो चरवाई वगैरह मारी वाले क्षेत्र में आते थे, है ना। चलो, कौन सा था, हाँ यही वाली पीडीएफ थी, ओके। तो मारी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था, ठीक है। फरात नदी के द्वारा लकड़ी, रांगा, तांबा, ठीक है, तेल, मदिरा, तुर्की, सीरिया और लीबिया, सॉरी लीबिया नहीं, लेबनान लिखा है, लेबनान लाई और ले जाई जाती थी। बेसिकली ना मारी जो था बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बेसिकली फरात नदी के पास बसा हुआ था, और जो अलग अलग देश हैं जैसे कि सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, तुर्की हो गया, ठीक है, तुर्की हो गया अब इसका नाम तो वैसे, तो तुर्की हो गया, तो ये जो 3 देश हैं वहाँ से रांगा, तांबा, तेल, मदिरा वगैरह आती थी और ले जाती। आपको पता है ना, देखो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कांसा जो होता है वो रांगा और तांबे से बनता है, और ये दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे मेसोपोटामिया में नहीं मिलती थी, तो ये बाहर से आती थी, कहाँ से, तुर्की, सीरिया और लेबनान से आती थी। तो बहुत सारी चीज़ें लाई और ले जाई जाती थी मारी के एरिया से, तो इसलिए जो मारी था वो बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हो व्यापारिक स्थल था, ठीक है। मारी के जो अधिकारी थे वो जलपोतों पर जाया करते थे, मतलब जो नदी के किनारे आप कह सकते हो जहाँ से चीज़ें आती जाती थी वहाँ पर जाया करते थे, और साथ ही में उस पर लदे हुए सामान की जांच भी करते थे, और इजाज़त देने के लिए लदे हुए माल की कीमत का लगभग 10% प्रलाभ वसूल करते थे, एक तरह से टैक्स वसूल करते थे 10%, ठीक है। चलो, और कुछ पट्टिकाओं से साइप्रस, साइप्रस है ना, मैं बता दूं एक आइलैंड माना जाता है, रियली सॉरी, रियली सॉरी। चलो जी, अब कुछ पट्टिकाओं से साइप्रस के द्वीप, जिसका नाम है अलाशिया, अलाशिया है ना, माना जाता है साइप्रस का एक द्वीप है, मतलब हमारे थोड़ा सा दूर है, मारी से थोड़ा सा दूर है, वहाँ से तांबा, तांबा जो था ना उसका उल्लेख किया गया, मतलब ये बोला गया है कि जो साइप्रस द्वीप है उसके अंदर जो अलाशिया है, अलाशिया से क्या आता था, तांबा वगैरह आता था, ठीक है। और यह द्वीप उस समय तांबे और टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो साइप्रस है, एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, साइप्रस का जो अलाशिया द्वीप था वो किसके लिए मशहूर था, तांबे के लिए, ठीक है। और तांबा यहाँ से आता था, और बाकी जो है हमारा रांगा भी आता था, और रांगा और तांबा को मिला के कांसा बनाया जाता था, उससे औजार बनाए जाते थे, है ना। देखो, व्यापार के मामले में तुम्हारा मारी जो था वो अति उत्तम था, बट मैं आपको बता दूं कि मारी सैनिक दृष्टि से इतना प्रबल नहीं था, मतलब सेना जो थी उसकी इतनी ताकतवर नहीं थी, ठीक है। चलो नीचे आ जाते हैं कि मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मैं आपको बता दूं कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो अपने एरिया पे, अपने नगरों पर गर्व करते थे। अब इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, बट पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे बहुत ज़्यादा। मेसोपोटामिया के लोग को अपने नगरों पर कितना गर्व था, इस बात का सबसे अधिक वर्णन हमें गिलगेमिश, जो कि उरुक के राजा थे, जो एनमकर, याद आ रहा है एनमरकर, है ना, जो वो बंदे ने भेजा था वो अपने दूत को, है ना, उरक्का, अरक्का, सॉरी अरक्का में भेजा था कि जाओ जी तो हीरे जवाहरात लेकर आओ, है ना, पत्थर वत्थर लेकर आओ, मंदिर में लगाएंगे। याद आ रही है स्टोरी, याद आ रही है, पट्टिका सबसे पहले उसने लिख कर दी थी, आई होप याद आ रही हो, ठीक है। अगर नहीं आ रही याद तो दोबारा से चैप्टर पूरा देखना, ठीक है, 2 बार देख लोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें बेसिकली पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग जो है अपनी संस्कृति पर, अपने शहरों पर बहुत ही ज़्यादा गर्व करते थे। इसका वर्णन हमें गिलगेमिश महाकाव्य के अंत में मिलता है। गिलगेमिश है ना बेसिकली एक राजा था, उरुक का राजा था, एनमकर के बाद ये राजा बना था, और उसकी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है उसके लिए मैं आपको बुक दिखा देता हूँ ताकि आपको वो स्टोरी भी क्लियर हो जाए। आ जाते हैं जी थोड़ा सा नीचे, स्टोरी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ऑल दो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सारी चीज़ें पढ़ानी है, पता ही है आपको, छुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना गर्व था ये हमें गिलगिलमिश के महाकाव्य से पता चलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था, ओके। ऐसा कहा जाता है कि गिलगिलमिश ने एन मकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। वह एक महान योद्धा था,
ठीक है, जिसने दूर दूर तक प्रदेशों में अपने अधीन कर लिया था, मतलब उसने बहुत इलाके को अपने एरिया के अंडर ले लिया था। लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया, मतलब जब उसका दोस्त मर गया ना तो बहुत दुखी हो गया। इससे दुखी होकर वह अमरत्व मतलब अमर होने की खोज में निकल पड़ा कि जी मेरा दोस्त मर गया, अब मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे इतना दुख हुआ, उसे लगा यार मरना कितना बुरा है, तो इसलिए वो अमर होने की खोज में निकल गया। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्यों में सफलता नहीं मिली, मतलब वो कुछ अचीव नहीं कर पाया। हारकर गिलगिमिश अपने नगर उरुक लौट आया, दोबारा वापस घर पे लौट आया। वहाँ जब वह संतावना अपने आप को संतावना देने के लिए शहर की चार दीवारी के पास क्या कर रहा था, चहलकदमी कर रहा था, चहलकदमी लिखा हुआ है, चलो चहलकदमी कर रखा था, तो उसकी नज़र उनकी ईंटें जो दीवार थी ना उनकी ईंटों पर पड़ी थी, जिसकी नींव डाली गई थी, मतलब जिसने उसकी नींव डाली थी, मतलब ये माना जाता है गिलगिलमिश ने जिस ईंट पर बेसिकली नींव उसने डाली थी, गिलगिलमिश ने उसके बाद उस पर जो है वो दीवार खड़ी गई थी। वो बहुत भावुक हो गया एक तरह से, ठीक है, वह भाव विभोर हो उठा। और इस प्रकार उरुक नगर विशाल प्राचीर पर आकर उसने महाकाव्य की एक लंबी सी वीरता और साहस भरा काव्य का अंत हो गया। मतलब ये मैं बेसिकली स्टोरी में मैं बताता हूँ आपको क्या बता रखा है। ये बता रखा है कि जो हमारे मेसोपोटामिया के लोग थे ना, वो जब मेसोपोटामिया से अलग भी हो जाते थे ना, तब भी वो अपने एरिया पे बहुत प्राउड करते थे। मतलब ये हमारा गिलगिमिश जाने के बाद भी आप देखो उसने महाकाव्य लिखा अपने एरिया के बारे में, मतलब कितना गर्व करता था। जैसे कोई भारत के बारे में लिखता है, जैसे कोई पर्सन भारत में पैदा हुआ और भारत के बारे में लिखता है, तो हमें लगता है कि हाँ जी कितना बढ़िया आदमी था, भारत के बारे में लिखा उसने, अपनी ज़मीन के बारे में, मिट्टी के बारे में लिखा है। ज़मीन से बहुत प्रेम था मेसोपोटामिया के लोगों को भी, ठीक है। चलो, तो स्टोरी समझ आ गई। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस ये याद रखना 12 उरुक के मतलब पट्टिकों पे लिखी गई है काव्य, 12 पट्टिकाओं पे लिखी गई है, याद रखना, और गिलगिमिश याद रखना, बस और कुछ याद नहीं रखना। और ये याद रखना उरुक के राजा थे, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब आ जाते हैं थोड़ी सी नीचे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखन कला की देन। हमें पता है कि मेसोपोटामिया में पट्टिकाएं वगैरह लिखी गई थी, क्या इसका कुछ फायदा हुआ? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेसोपोटामिया में ढूंढी गई थी, तो उसके बारे में वाला टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे बड़ी देन है, मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वानता पूर्ण परंपरा। मतलब ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया जो है उसी ने ही गिनती वगैरह, ठीक है, और आप कह सकते हो मैथमेटिक्स दी है। अभी ये पता चलेगा कैसे दिया वो मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाई देता हूँ, ये बुक है, नीचे की तरफ आओगे तो आपको इक्वेशन दिख रही होगी ठीक है। तो मैं 1800 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1800 पहले की एक पट्टिका मिली है, जिस पे 2 का वर्गमूल दिखाया गया है, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.414221, मतलब इतना आएगा, ठीक है, जो कि सही आंसर से ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट के 3 जो है वहां पर थोड़ी सी गलती कर गए, ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो इससे पता चलता है कि गणित भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है 1800 ईसा पूर्व के आसपास के कुछ पट्टिकाएं मिली है, जिसमें गुणा व भाग की तालिकाएं बनाई गई है, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज की सारणी दी गई है, जिसका उत्तर थोड़ा सा ही भिन्न है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा ही देखा हमने, थोड़ा सा ही भिन्न आंसर है। ये इक्वेशन मैंने नहीं लिखी क्योंकि वेस्ट है लिखना, एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं आता, बट आपको याद रखना है कि वो आप सीधा सीधा आंसर लिखना है कि मेसोपोटामिया ने जो है वो कालगणना और गणित दी है, ठीक है, उसका अहम भूमिका मानी जाती है। और अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो आप बता देना कि 1800 ईसा पूर्व के पास की हमें पट्टिकाएं मिली है, जिसपे बहुत सारी मैथमेटिक्स इक्वेशन वगैरह लिखी हुई है, और जिसका आंसर जो है वो थोड़ा सा ही अलग है। और साथ ही में मेसोपोटामिया ने क्या दिया है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। माना जाता है ये भी हमें मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामी वासी है वहीं से मिली है, मतलब इसकी खोज जो है मेसोपोटामिया ने करी थी, मेसोपोटामिया ने ही लोगों को बताई थी ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब कभी सूर्य और चंद्रमा ग्रहण होते थे, मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते थे ना, तो वर्ष मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था मेसोपोटामिया के अंदर, और इसी प्रकार रात को आकाश के तारों और तारोमंडल में स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मतलब ये बता रखा है कि बेसिकली मेसोपोटामिया में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण और साथ पे जो तारे हैं और तारामंडल है उनकी स्थिति पर भी बराबर नज़र रखी जाती थी, ठीक है। आपको अगर लेखन
की देन आए तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि मैथमेटिक्स में और कालगणना में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक साल में कितने महीने होंगे, एक महीने में कितने हफ्ते होंगे, एक दिन में कितने घंटे होंगे और एक घंटे में कितने मिनट होंगे, ये जो है वो मेसोपोटामिया वासियों की देन है। और साथ ही में सूर्य और जब चंद्र ग्रहण लगता था तो वो जो दिन के अनुसार जो चीज़ें घटित होती थी तो उसका भी ब्यौरा रखना पड़ता था, ये भी मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुआ था। और तारे और जो हमारा तारामंडल है उनकी भी स्थिति पर बराबर नज़र रखनी पड़ती थी। तो ये जो है वो हमारा फोर्थ पार्ट है, चैप्टर यहीं पर हमारा अंत होता है। ठीक है, जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे क्योंकि चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है, तो नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी आपको। और दूसरी बात ये है कि आप मेन पॉइंट टेक वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक अगर आपने मेन पॉइंट स्टडी वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर देना। एक बात और बता दूं, जब आप प्लेलिस्ट में आओगे वैसे तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना जब, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूं हिस्ट्री के सारे चैप्टर और उनके एमसीक्यू प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना मत भूलना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मैं आपको बता दूं इसके एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे ना तो इसके एमसीक्यू की आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगी। एमसीक्यू करना मत भूलना और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करना मत भूलना, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और पोल साइंस वगैरह के चैप्टर का भी। ठीक है, तो चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।